था। सारे सारे जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाला क्रिश्चियन था, यूरोपियन था। इसलिए साहब ये एक जो कृति है ना, उसके पीछे का की प्रक्रिया देखो। ये घर-घर जाकर मुसलमानों का तो ये कर सकते, क्रिश्चियन के घर नहीं जा सकते, इतना सरल नहीं है। और हिंदू के घर तुम बेटा-बेटी समान मत मानो, बेटी-बेटी है, बेटा-बेटा है, ये कहना और कठिन हो जाता है, क्योंकि संघ के ही घर में है वो। संघ स्वयंसेवक के घर में वोकिज्म नहीं है, है। तो वो सबसे कठिन मामला है। घर का ही बेटा नहीं मानता है, बेटी नहीं मानती है। ये अभी जो वर्णन किया कि जॉब भी नहीं, बेटा भी नहीं, पति भी नहीं, वो हिंदू की लड़कियां हैं सारी। कोई क्रिश्चियन नहीं होगी उसमें, कोई मुसलमान नहीं होगी, हिंदू ही होगी। मैं अकेली रहूंगी ऐसा कहने वाली कोई मुसलमान महिला देखी आपने? कभी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। आज जितनी भी सिंगल वुमन हैं, वो सारी हिंदू हैं। मुसलमान डाइवोर्सी भी होगी ना, तो अपने बाप के घर, भाई के घर रहती होगी। लेकिन हिंदू लड़की बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी, माँ बाप के साथ भी नहीं रहेगी, भाई के साथ नहीं रहेगी, विवाह करेगी नहीं, बच्चे चाहिए नहीं। किसके ऊपर उसकी मगरूरी किसके ऊपर है? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं पैसा कमा रही हूँ। बहुत तुम लोगों ने मेरे पर अत्याचार कर लिए, अब मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। ये इसको पढ़ लिख कर जॉब करने लायक बनाया किसने? उसके माँ बाप ने। क्यों? 10 साल के बाद का, 20 साल के बाद का, 40 साल के बाद का, नेक्स्ट जनरेशन का, उनके बच्चों का देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए पढ़ाओ बस, और लायक बनाओ, करियर बनाओ। वो हमारी लातूर की कार्यकर्ता की बेटी, अब वो तो एजुकेशन लोन लेकर निरमा से एमबीए किया। अब वो लोन तो वापस देना ही है, इसलिए उसको जॉब तो करना ही है। तो कहाँ लातूर, कहाँ गुड़गांव। गुड़गांव में इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है, उस कंपनी में वो जॉब कर रही है। तो उसको कोई समय का थोड़े है, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक करते रहो, टारगेट अचीव करते रहो, क्योंकि जॉब तो आपकी बाध्यता है, नहीं तो लोन कैसे परत करेंगे? और पिता के पास जिद करके मैं मेरी जिम्मेदारी पर मैं लोन भरपाई करूंगी, ऐसा करके एमबीए किया। कौन हिंदू को छोड़कर कौन बाप तैयार होता ये सैंक्शन करने के लिए? यहाँ जाओ तुम करो। या कैसे वो कहता अपनों के बीच में, अरे उसका इतनी जिद थी कि करने देना पड़ा। वो कह रही है कि मैं फेर दूंगी लोन, तो मैं भरपाई कर दूंगी। अब वो लोन भरपाई करते करते विवाह की उम्र तो चली जाएगी। पुणे के माँ बाप कहते हैं, हाँ उसको जरा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ना, इसलिए 12वीं के बाद एजुकेशन लोन लेकर उसको पढ़ाई करने दो, वो भी समझेगा अपनी जिम्मेदारी। ये क्या जिम्मेदारी समझेगा ये? इतने इतने बुद्धिहीन माँ बाप कैसे हैं कि उसको एन आयु है उसकी अ, अ, आगे के जीवन के लिए तैयार होने की, उस समय कहते हैं
उसकी ज़िम्मेदारी समझने दो, वो लोन लेगा, नहीं हमारे पास है लेकिन उसको लाइफ़ सीखना है। ऐसे ऐसे उल्टा आर्गुमेंट करने वाले कौन है? कोई मुसलमान नहीं कहता ऐसा। अगर आत्मनिर्भर बनाना है ना, पैर पर खड़े होना तो मैकेनिक के दुकान में साथ में आ जाओ चलो, ऐसे बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि एजुकेशन लो और पढ़ाई करो और तुमको जो करना है वो करो। ये वोकिज़्म की शुरुआत नहीं हुई तो क्या हुआ? कौन प्रमोट कर रहा है? हुँ, हुँ। वही, वही। हाँ, हुँ, हाँ, हुँ, यही है, यही। तभी तो जाकर करेंगे, तभी तो जाकर करेंगे। ये देश हमारा है ये तो लगना चाहिए। इनको लगता ही नहीं कि देश के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। मुसलमानों को वतन माने मुसलमानों को मातृभूमि लगता नहीं है। हिंदुओं की है मातृभूमि तो वे उसके वास्ता नहीं रखते हैं। नहीं, कमाई के लिए हम तो यूएस जाएँगे। इस देश में कहाँ चांस है? हमारे विद्या भारती के एक कार्यकर्ता मैंने एक बैठक में या कार्यक्रम में मंच से कहा कि जो लोग यहाँ के प्रोफेसरों की बुद्धि से ज्ञान संपादन करते हैं, यहाँ की जनता के कर के पैसे से जो संस्थान चलते हैं, उसमें पढ़ते हैं, जिनका पैसा भी जनता का वाया सरकार, जो लोग यहाँ पलकर बड़े हुए हैं, वे पढ़ाई करने के बाद यदि अपनी सेवाएँ यूएस को देते हैं या दू वो तो सीधा-सीधा देशद्रोह हैं। तो हमारे एक कार्यकर्ता सीनियर ही कार्यकर्ता थे, खड़े हुए, नहीं ऐसे कैसे? अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ रिसर्च की कहाँ प्रावधान है? सरकार कितने अड़ंगे लगाती है, कितनी प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। वो कैसे करेंगे यहाँ? तो काहे रिसर्च नहीं करेंगे क्या? अपनी तरक्की नहीं करेंगे क्या? ये ऐसे जो तर्क दे रहे थे, उनका बेटा ही विदेश गया था। इसलिए ये तर्क दे रहे थे। कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन वो कार्यकर्ता थे। हमसे आयु में सीनियर थे, हमसे अनुभव में सीनियर थे, लेकिन तर्क ऐसा दे रहे थे। अर्थात मैं मंच पर थी, वे सभागृह में थे, लेकिन वेहीमेंट आर्गुमेंट यहाँ रिसर्च के लिए स्कोप ही कहाँ है? यहाँ सरकार फैसिलिटेट करती ही कहाँ है? यहाँ एजुकेशन है लेकिन उसका कोई उपयोग करने के चांसेस नहीं है, तो विदेश क्यों नहीं जाएगा? ऐसा बोल रहे हैं। और फिर ये विद्या भारती चला रहे हैं। वो कानपुर आईआईटी में एचसी वर्मा है ना, वो फिजिक्स के प्रोफेसर के नाते बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके बड़े भाई। एचसी वर्मा को हमने कहा कि ये फिजिक्स फिजिक्स तो हैं, परंतु आजकल लोग विज्ञान और अध्यात्म ही कहते हैं, आपका क्या इसमें कुछ तो कहते नहीं वो अध्यात्म वाला विषय है ना वो मेरा नहीं और मैंने तय किया है कि अगले जन्म में इसमें कुछ करना है तो करेंगे, इस जन्म में कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हाँ। और वो भौतिक माने फिजिक्स के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट माने जाते हैं। और करते भी हैं वो जिसको समझते हैं, वो करते हैं। अपने ही घर के कंपाउंड में उन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूट जैसा बना दिया है। वहाँ तेजस्वी छात्रों के लिए विशेष वर्ग करते लेते हैं, पढ़ाना ये करते हैं। तो लोग तो उनको बहुत मानते हैं।
और ये तो अथॉरिटी माने जाते हैं। परंतु ऐसा उनके बड़े भाई हमारे बिहार क्षेत्र के संगठन मंत्री थे, अब तो नहीं है, परंतु उस समय बिहार क्षेत्र के संगठन मंत्री थे। उनका बेटा, 1 या 2 बेटे गए होंगे विदेश आईआईटी में पढ़कर। ऐसा है। कहाँ से शुरू हुआ? वो संघ के लोग जा रहे हैं टीम बनाकर उससे। तो मेरा कहना है कि उसके पीछे क्या है? देखो, संघ को शत्रुबोध नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते थे। जब संघ का प्रारंभ हुआ, उसके पीछे का एक मुद्दा यही है कि कांग्रेस का और विशेष रूप से गांधी का मुसलमानों का अपीजमेंट, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ये अभी उसकी तीव्रता जरा भी कम नहीं हुई है। हेडगेवार जी हो या मोहन जी हो, ओवर द पीरियड ऑफ 100 years ये मुद्दा कम नहीं हुआ है, मैंने कम तीव्र नहीं हुआ है। मुसलमानों का अपीज में ये सूत्र ही है ना, क्या कंसिडरेशन ऑफ ऑल बट अपीजमेंट टू ऑफ नन, किसी का भी अपीजमेंट नहीं करना। वो किसी का माने मुसलमानों का मेनली, और किसका कर भी रही है अपीजमेंट? मुसलमानों का ही तो अपीजमेंट, ये मुख्य मुद्दा था कि कांग्रेस में नहीं रहने का। और गांधी को मारने वाले गोडसे का चरित्र, गांधीवाद क्यों, गोपाल गोडसे ने लिखा है, वो संघ कार्यालयों में, छोटे कार्यालय में भी आपको अवश्य मिलेगी ये पुस्तक। मी नाथुराम गोडसे बोलतोय, ऐसा एक पात्री, कितना घंटे भर का नाटक होगा, वो मराठी में चला, बहुत चला, अभी हिंदी वर्जन भी हुआ है उसका। हम्म। तो ये नहीं हो सकता। अभी ये संघ को इंटेलेक्चुअली जानने वालों का ये ऐसा होता है। ये अभी राजीव मल्होत्रा, नेशन एंड राष्ट्र, राष्ट्र की बात, वो कुछ राष्ट्र के ऊपर पुस्तक लिख रहे हैं, तो इट्स नॉट नेशन ऐसा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा, आई इवन वेंट टू आरएसएस, और मैंने उनके बात की कि नेशन और राष्ट्र एक नहीं है, तो वो मुझे नेशन का समझाने लगे, इवन संघ, ऐसे बोले वो। मैंने मंच पर से तो कोई प्रतिवाद किया नहीं उसका, और बाद में भी नहीं किया, परंतु ये ऐसा पालते हैं कि जब मोर संघी देन संघ, ऐसा बनने का प्रयास बीच में संजय दीक्षित भी बहुत कर रहे थे। उनकी जो एक कोर जमात है, वो भी संघ के बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे। अभी थोड़ा नरम हुए हैं, अभी भी संघ को एडवाइस करने की तो उनकी ये है, संघ को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ऐसा करने की। ऐसे ही ये राजीव मल्होत्रा, इवन ये संघ के अधिकारी मुझे नेशन के बारे में समझाने लगे, इवन संघ doesn't have the correct definition of राष्ट्र। मैंने मन में कहा कि ये इनकी जरूरत तो देखो, नेशन और राष्ट्र एक नहीं है। फ्रॉम डे वन इसके बारे में क्लैरिटी प्राप्त करने का और सभी को प्राप्त हो ऐसे करने का प्रयास तो संघ का है। और वेद काल से रास, वेद में भी राष्ट्र सूक्त है, पृथ्वी सूक्त के नाम से, ये कहने वाला, खोज करने वाला पहला तो संघ है। और ये कहते हैं वैदिक काल से हमारे यहाँ राष्ट्र की संकल्पना है। वेरी गुड, तुमको 75 वर्ष की आयु में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तो संघ को इवन
लगे मैंने संघ ऑफिशियल्स को कहा कि आपके तो नाम में राष्ट्रीय है, तो यू शुड नो व्हाट राष्ट्र इज़। अब इसको हम बचकानापन कहकर हँसे या 2 तमाचे ठोक कर इसके ठिकाने लाए या रोए कि ये देखो। हाँ, और क्या, बचकानापन है। यू डोंट नो व्हाट संघ इज़, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा है। इसलिए हम भी संघ की बहुत आलोचना कुछ मामलों में करते ही हैं। मामले में सारे शैक्षिक संगठन हैं, उनकी हम घोर आलोचना करते हैं और फिर कहते हैं संघ ने डिज़ोन करना चाहिए। इन सभी शैक्षिक क्षेत्र जो है ना, सबको डिज़ोन करना चाहिए और उसमें जितने भी प्रचारक हैं, उन सबको वापस संघ में आ जाओ, ऐसा करके बुला लेना चाहिए। फिर चलती रहेगी, विद्या भारती को जैसे चलना है चलेगी। प्रचारक नहीं रहेंगे उसमें, वापस आ जाओ। हम तो समझते हैं 25-30% प्रचारक भी अभी जो विविध क्षेत्रों में हैं, वो रह जाएँगे विविध क्षेत्रों में क्योंकि उनको बहुत ही आराम है उधर और मान-सम्मान बहुत है। संघ में ऐसा मान-सम्मान नहीं होगा और इतनी सुविधा नहीं होगी, वहाँ तो कसावट होगी। तो 25-30% नहीं भी आएँगे वापस, तो संघ उनको प्रचारक मानना बंद कर देगा। अभी तुम प्रचारक नहीं हो, बाकी प्रचारकों को संघ में बुला लेगा, तो ये क्षेत्र उनको जो करना है करेंगे, कम से कम संघ का नाम नहीं ये करेंगे। तो मैंने अभी कुछ लोगों से मैंने जो अंतरंग है उनसे बात की है, संघ को ना डिसोन कर देना चाहिए इन सब लोगों को। तो मुझे किसी ने कहा भी इन सब का क्या करना, इसकी गंभीर उथल-पुथल और चर्चा तो संघ में चल रही है। परंतु ऐसे डिसोन करना इतना भी सरल नहीं होता कि अभी आपने कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित कर दिया और कह दिया, इतना भी सरल नहीं होता। और सार्वजनिक मंच से उसकी आलोचना करना, ये भी सरल नहीं होता। तो संघ जब ये करने से उसके विरुद्ध में कुछ नहीं होगा या होगा तो हम उसको उसका सामना कर पाएँगे, ऐसा नहीं होगा तब तक वो नाम भी नहीं देंगे उसका। ऐसे ही थोड़े 100 वर्ष का हो गया। एक एक संगठन देखो 100 वर्ष में कितना डिजेनरेट होता है, कोई 100 वर्ष का आयुष्य लेकर नहीं आया। और मोहन जी कहते हैं संघ का कार्य तो अब शुरू हो रहा है, अभी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। चलो, मुसलमानों को याद कर मोहन जी को कोई बीट नहीं करेगा। मोदी भी नहीं, ये कल हमने यही बात की थी ना। वैसा ही है आप अभी कि सामाजिक इसमें, सांस्कृतिक इसमें जो संघ की योजना होगी, वो अधिक परिणामकारी होगी, पॉजिटिव परिणामकारी होगी। राम मंदिर का क्या होता? राम मंदिर में जब शुरू हुआ था आंदोलन की शुरुआत, तो जैसे वो राम रथ यात्रा थी, कहाँ जगन्नाथपुरी से सोमनाथ तक की, तो बहुत लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे। नहीं, नहीं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं होगा, ये नहीं, वो नहीं।
उसी समय नरेंद्र मोदी कह रहे थे आप बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं आकिए इसको, देखो ये ऐसा बड़ा मूवमेंट होने वाला है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और वैसा ही हुआ। जब शुरू होने जा रहा था 83 में, या हाँ 83 में ही ग्वालियर में हमारा छोटा सा शिशु वाटिका का अखिल भारतीय वर्ग था। उस समय इसकी कल्पना के जो कल्पना जिनके मन में बुद्धि में कल्पना जन्मी वो थे मोरोपंत पिंगळे। वो आए थे, हमारे वर्ग में आए थे, 1 घंटा बौद्धिक उनका था, ये राम जन्मभूमि आंदोलन क्या है और इसका आगे क्या होने वाला है। अब आप बताओ, 83 की बात है ये। तो आगे का ये विजनरी जिसको कहते हैं ना, कि आगे 10 वर्ष में क्या होगा, 20 वर्ष में क्या होगा, 50 वर्ष में क्या होगा, इसका आकलन तो करना चाहिए। तत्काल तत्काल का विचार करके बड़े आंदोलन नहीं होते कभी। वो 90 में परिंदा भी पर नहीं मारेगा कहने वाले मुलायम सिंह का क्या रहा, सब जाए, सबने जाकर कार सेवा की। और 92 में किसको 5 मिनट पहले भी पता था कि ये होने वाला है ऐसा? कार सेवकों को पता नहीं था। हाँ, स्ट्रैटेजिस्टों को पता होगा, परंतु सरकार को पता नहीं था। कल्याण सिंह को होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था, मैं थी 92 में उधर। और हमने सामने देखा है, 11:55 हुए और कार सेवक चढ़ने लगे, वहां पुलिस थे, स्थान स्थान पर वहां ऊपर पुलिस थे। तो हमारे भी मन में आया कि गए, अब गोली चलेगी, क्योंकि वो मना कर रहे थे और ये चढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही ऊपर चढ़े कार सेवक, ये पुलिस वाले ही इधर उधर भागकर छिप गए। और उसके बाद तो क्या है, ये जैसे चींटियां चढ़ती है गुड़ के इसके ऊपर, ऐसे चारों ओर से सब चढ़े। लेकिन वो गुम्बद ऐसा था, इतने हजारों लोगों ने इतने प्रयास करने के बाद भी वो उसका एक कंकड़ भी इधर का उधर नहीं हुआ, इतना मजबूत था। फिर मंच पर से लोग कहने लगे कि आप तो दीवारें पहले ढाओ तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो फिर कितनी चेतावनी दी, आप नीचे उतरो, सब नीचे उतरो, ऊपर मत रहो। और दीवारें ढाओ तो दीवारें ढाई तो ऊपर से नीचे वो गिर गया। और फिर तो एक बड़ा साइजेबल पत्थर भी नहीं दे रहने दिया लोगों ने, सारा चूर चूर कर दिया। और उसी रात में वहां मंदिर बना दिया। हमने वो भी कार सेवा हमने की, सीमेंट उठाए तो मंदिर बना दिया वहां, जो अभी अब तक था। 6 की रात्रि में मंदिर बना, और 7 को भी दिन में अयोध्या के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई व्हीकल, पैदल तो आ जा सकते थे। चार 5 लाख लोग होंगे उधर उस समय। तो ऐसा है एंटिसिपेट करना। तो हम अपने घरों में, ये हमारी बेटी बेटे 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष के हो जाएंगे, 20 वर्ष के बाद 25 वर्ष के हो जाएंगे,
तब क्या होगा, इसका नहीं विचार कर सकते। और हाँ, उसके वो तो उसके ऊपर है ना, उसकी रुचि होगी वैसा करेंगे। हम उसकी स्वतंत्रता में आड़े कैसे आ सकते हैं? यही तो डाल दिया है कम्युनिस्टों ने कि उसको जो करना है वो करने दो, चाइल्ड राइट, ये राइट होता है। तो ये लोग विध्वंस करने वाले लोग, मूर्ख लोग कुछ भी कहेंगे। वो हम बुद्धिमान नहीं है कि हम उसको समझे नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। विध्वंस किया। हाँ, 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 हाँ। विद्वान बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, स्वतंत्रता के हिमायती बोलते हैं। क्या हो गया है? नहीं, हम बेटी-बेटे में फ़र्क नहीं करते हैं। ऊपर से दिखने इतना सुंदर सुनाई देने वाला कथन, उसके अर्थ में क्या होता है? ग्राउंड पर क्या होता है? बेटी को बेटी मानो, बेटे को बेटा मानो, इतना तो करो। बेटी को बेटा क्यों मानते हो? बेटी को बेटी मानो। चलिए, आज तो हमारा ऐसा ही सत्संग हो गया। हुँ, हुँ, हाँ, हाँ, अंतरंग, अंतरंग ही प्रकट होता है बाहर। बाहर के परिवर्तन से अंदर का नहीं होता है। वो ठीक है, इतना वो फैटल ना हो कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो सड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा, इतना मत करो। इतना भी आपको मलहम पट्टी करना है, करो, प्लास्टर लगाना है, लगाओ, लेकिन वो बाह्य है। अंदर ऑर्गेनिक उसको कैंसर में डेवलप नहीं होने दो। उसको उसको मनोरुग्णता तक नहीं पहुंचने दो, नर्वस सिस्टम का रोग मत होने दो। आज तो हमारा सारा साइकोलॉजिकल डिसीज मनोरुग्णता ही हो गई है। मन ही इतना खराब हो गया है। इसी से बुद्धि विभ्रम हाँ, इसी से बुद्धि विभ्रम होता है ना, सही को गलत और गलत को सही, क्या सही क्या गलत सब मिक्सअप कर देना। आर्ग्यूमेंट ठीक रास्ते पर चल रही है और बीच में ही कोई दूसरा घुसा देना, गाड़ी ट्रैक पर से पटरी पर से उतर जाना। हम्म, चलो। हम्म, हाँ, सही मान, हाँ, 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 हम्म, हम्म, हाँ, दूर करती है। हाँ, हाँ, और अपने पर आएगा तो बिल्कुल सब हवा हो जाता है, वो सब बाहर का बाहर रहता है। अपने पर आएगा
जैसे वर्षा हो रही है और सामने 2 ऑटो रिक्शा वाले खड़े हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। हिंदू वाला पैसे ज़्यादा माँगता है 4, तो मुसलमान की रिक्शा में बैठ जाएँगे। नहीं, नहीं, पैसे पैसे कमाने में ज़ोर आता है, ऐसा कर देंगे। आर्थिक बहिष्कार करना कितना सरल है। भई मत जाओ उसकी दुकान में, नहीं मिलता ही नहीं है। वो ये एसी ठीक करने वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर ये सारे मुसलमान आते हैं। घर में बुलाते हैं और घर आकर वो घर की रेकी करके जाते हैं। लेकिन उनको नहीं बुलाना, इस ऐसा आग्रह नहीं होता है। नहीं, वो जब बुलाओ तब आ जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, काम अच्छा करके जाते हैं। और हिंदू को बुलाया तो वो तो अभी कहाँ है, 2 घंटे बाद आएगा, फिर कहेगा मैं नहीं आऊँगा, काम ठीक नहीं करता है। ऐसा करके तत्काल उपाय मैंने मुसलमान को बुलाओ। तो बिल्कुल, तो फिर हमारे हमारी दूसरी जनरेशन में मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन होंगे, ऐसा करो ना। ऐसी योजना क्यों नहीं करते? तो हमारे कुछ है ही नहीं। हिंदू तो को आईआईटी होना है, उसको तो मैकेनिक होना ही नहीं है, इंजीनियर बनना है। ना इंजीनियर का कोई ठिकाना रहता है, ना मैकेनिक का काम आता है। और हम तो कंट्रीब्यूट करना चाहते ही नहीं उसमें। भई आप करो ना, आपको पेचकस से स्क्रू फिट करना क्यों नहीं आता है? फिर स्वावलंबी बनो। नहीं, वो हमारा काम थोड़े है, हमको व्हाइट कॉलर ही काम आते हैं। माने क्या आते हैं? ब्ला, ब्ला, ब्ला भाषण करना और कैसे भी लेख लिखना, वो आता है खाली। वो भी नहीं आता है, अनेक अधिकांश युवाओं को तो वो भी नहीं आता है। ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, ना पढ़ने की रुचि होती है। बस उनको मोबाइल और इंटरनेट बहुत ऑपरेट करना आता है। हाँ, रील बनाकर पैसा कमाएँगे। तो उससे तो फेक इकोनॉमी, सूडो इकोनॉमी कितनी बढ़ती है। मूल पैसा कहाँ से आएगा? तो ये ऐसी सोचने वाली शिक्षा बचपन से मिलती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलती। और कितने सीधे-साधे उपाय थे, वो सीधे-साधे थे, तो उसका शास्त्र और उसके इम्प्लीकेशन समझे बिना घर में लड़के-लड़कियों को 8-10 वर्ष के लड़के-लड़कियों को कोई काम ही नहीं है, चाय बनानी नहीं आती, रोटी बनाने की तो बात ही दूर की रही, चाय बनानी नहीं आती, बनानी नहीं पड़ती चाय। हमारे एक कार्यकर्ता थे, माने हैं अभी भी, वो हीरे के वर्ल्ड मार्केट में काम करते हैं। माने इतना बड़ा व्यापार है उनका हीरो का। अ, उनको एक ही लड़का है, तो उसकी माँ ने उसको धंधा सीखने के लिए अपने से कम आर्थिक स्थिति वाले कोई संबंधी के यहाँ रख दिया। जाओ 2 वर्ष वहाँ रहकर आओ। नहीं, बाप की जगह तो वो गल्ले पर ही बैठेगा, घर में नहीं रखा। खस्ता खाओ, डाँट-डपट करो, फिर बाप के धंधे में आओ। अपनी नियतिताई का एक कज़िन भाई हैं, संघ का बहुत अच्छा स्वयंसेवक है, यहाँ आए थे खास मिलने के लिए। तो बेटा आर्किटेक्ट हुआ, आर्किटेक्ट हुआ? हाँ, आर्किटेक्ट ही हुआ। तो उसको काम करना था, मैंने अपना बिज़नेस करना था। पिताजी ने उसको
वो मिस्त्री होते हैं ना, कड़िया काम करने वाले, उसका उसके पास काम करने के लिए भेज दिया, जाओ एक एक वर्ष पूरा तगारे उठाओ, सीमेंट उठाओ, लकड़ी हेर फेर करो, काटो, ये करो, मजदूरी करो। अरे वो इतना झल्लाता था, ये कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे ऊपर ऐसा करता है। हाँ करेगा, बिल्कुल उसके कारीगर की तरह तुम काम करो, उसके मजदूर की तरह। एक वर्ष वो उसने वहां काम किया। उसके बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इन्होंने हाँ कहा। अब 5-10 वर्ष के बाद वो याद करता है कि बहुत अच्छा रहा, एक वर्ष मैंने ऐसे काम किया, नहीं तो फील्ड का अनुभव तो मिलता ही नहीं। तो इसे काम तो करवाते ही नहीं है किसी को भी, अपने 10 वर्ष के, 15 वर्ष के, 6 वर्ष के, 8 वर्ष के बच्चों को और बेटियों को, बेटों को कुछ भी काम ही नहीं करवाना। जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो, ये क्या बात हुई? ये काम करवाना, यही शिक्षा देना है, ये बात ही नहीं रही। अरे माए तो स्कूल जाने वाले बेटियों के, बेटों के बस्ते स्वयं तैयार करके देती है, बस में बिठाने तक उनका बस्ता उठाती है, जैसे बस में से उतरता है बस्ता स्वयं ले लेती है, घर में आकर उसको ही ठिकाने वही रखती है। ये क्या बात हुई? बस्ता जमाना नहीं आता, वो अच्छे काम करेगा कैसे? काम अच्छी तरह से करेगा कैसे? अलमारी जिसको नहीं रखनी आती ठीक से, वो कौन सी बातें ठीक करेगा? हिसाब कैसे करेगा? कैश बुक कैसे मेंटेन करेगा? बैंक बुक कैसे मेंटेन करेगा? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से। हाँ, बैठना नहीं, काम करना है। वो तो इतना शब्दार्थ पकड़ेगा। हमारा हमारे वर्ग था और लजाराम जी आए हुए थे, तो उनकी सेवा में एक प्रबंधक को रखा और कहा, हाँ आपको इनका देखना है, हाँ इनको देखना है, ऐसा बोला होगा। तो वो तो ये लेटे तो वो देख रहा है, कपड़े पहन रहे वो देख रहा है, पुस्तकें इधर से उधर करे वो देख रहा है, पानी पी रहे हैं लेकर वो देख रहा है। उन्होंने ही फिर पूछा कि अरे तुम किस बात के लिए हो यहाँ? नहीं आपको देखना है। तो वो देख रहा है बैठकर। ऐसा वो समझेंगे आपको अंदर बैठना है माने बैठेगा। वो लोग चाकू से सब्जी काटते होंगे तो ये काटेगा नहीं। आपने कहा कहा कि काटना भी है, आपने कहा कि अंदर बैठना है तो वो अंदर बैठेगा। और फिर क्या कहेगा? हाँ, मैं वहां जाकर काम करता हूँ, वहां काम पर जाता हूँ। करते क्या हो? बैठने का काम करता हूँ। क्यों बैठने का करते हो? चाचा जी ने कहा है। हाँ, सीखना रहता है। सीखना है तो अच्छा बाप है ना, दुकान पर अपने बेटे को ले जाता है तो गुमास्तागिरी करवाता है। आप पुड़िया बांधो, लपेटो, ग्राहक के साथ बात करो, तौलो, सामान सुमान सब व्यवस्थित रखो। ये ऐसे ऐसे गुमास्तागिरी करवाता है उससे। वहीं से शुरुआत करो। गल्ले पर थोड़े बैठना होता है। और मुनि मेहता जी तुमको गुमास्ता की तरह ट्रीट करेंगे। सेठ का बेटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा है। तो माने शिक्षा 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 तो वो इतनी बर्बाद कर देती है। ये शिक्षा ना हो ना तो भी अच्छा है। हम तो समझते हैं
ऐसे भूकंप आने चाहिए कि जो चुन-चुन कर जहाँ-जहाँ एकेडमिक संस्थान हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी हैं, इनको इनका ही चुन-चुन कर बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। एक स्कूल के नाम से कुछ भी नहीं रहना चाहिए। पढ़ने के लिए जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जाओ। तुमको सामान उठाना आता है, उठाओ। तरीके से रखना आता है, रखो। चाय बनानी आती है, बनाओ। खाना बनाना आता है, बनाओ। और सबको खिलाओ तभी तुमको भी खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अनाज उगाना आता है, जाओ। तो घर में, कोठी में धान्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कपड़ा बुनना आता है, जाओ बुनो, तभी कपड़े पहनोगे, नहीं तो मांग मांग कर फटे हाल रहो। कपड़ा नहीं आता ना बनाना। मैंने लोगों को काम करना सिखाना ही नहीं, ये कहाँ की बात हुई। सबके हाथ में टैबलेट पकड़ा दो, ये कौन सी कितना द्रोह है, कितना नुकसान है। अब सरकारी स्कूलों में टैबलेट बांट रहे हैं। इतने पंगु, हाँ, इतने पंगु बना देना कि आपके शरीर का, आपके अंतःकरण का, माने बुद्धि का, भावनाओं का कोई काम ही नहीं है। बुद्धि का काम ही नहीं है। जोड़ करना है, क्लिक करो, 4 और 3 7 हो गए। अब ये तो ऐसा सीखे हैं कि हम कहेंगे ना 4 और 7 11, तो वो कैलकुलेटर पर हमारा चेक करेंगे। फिर कहेंगे आपने कैसे कर दिया। ऐसे करेंगे। हाँ, 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 ऐसे हो जाते हैं। तो ये आपकी जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि मौखिक गणित होता है कुछ, या भाषा के बारे में इतना बेहाल है। भाषा लिखना नहीं आता, उच्चारण नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। चलो, इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, वो अच्छे से करो। यही समाधान है, यही समाधान है, यही समाधान। प्लीज आज पूर्ण करेंगे। हम्म।